नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। आपके साथ में नाटक के तत्व इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने नाटक के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, उसका जो संबंध है अन्य विधाओं के साथ में, उस पर चर्चा की थी और आज हम नाटक के तत्व के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नाटक का अर्थ आपको बता ही दिया है। नाटक अथवा दृश्य काव्य साहित्य की अत्यंत प्राचीन विधा है। संस्कृत साहित्य में इसे रूपक नाम भी दिया गया है। नाटक साहित्य की वो विधा है जिसकी सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है, किंतु रंगमंच युग विशेष की जनरुचि का तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर होता है। इसलिए समय के साथ नाटक के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। नाटक के तत्व की यदि हम बात करें तो नाट्य रचना अथवा किसी भी साहित्यिक कृति को किन्हीं निश्चित तत्वों के भीतर अगर हम रखना चाहें, मूल्यांकित करना बहुत ही कठिन कार्य है। कारण प्रतिभावान साहित्यकार नियमों में पूरी तरह बनकर नहीं चलता और फिर स्थितियों के बदलाव के साथ साथ रचना दृष्टि में भी बदलाव आते रहते हैं। रचनाकार नए से नए प्रयोग करते रहते हैं, फिर भी विविध साहित्यिक विधाओं की कुछ संरचनात्मक विशिष्टताएं होती हैं जो एक दूसरे से अलग पहचान बनाती है तथा प्रत्येक विधा उसका अपना निश्चित स्वरूप प्रदान करती है। किसी भी कृति के विश्लेषण विवेचन के सामान्य मानदंड निर्धारित करने में इन संरचनात्मक विशिष्टताओं को आधार बनाया जाता है। रचनाकार द्वारा किए गए नए प्रयोगों को भी इन संरचनात्मक विशिष्टताओं के भीतर और बाहर जांचा परखा जाता है। नाटक खेलने की परंपरा दुनिया भर में प्राचीन काल से चली आ रही है। यही कारण है कि अधिकांश देशों के प्राचीन साहित्य में नाट्य लेखन प्रचुर मात्रा में हुआ है तथा नाट्य सिद्धांतों की चर्चा काव्य सिद्धांतों की चर्चा के साथ साथ शुरू हो गई। ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक है कि नाटक का स्वरूप परंपरा और प्रयोग के आधार पर निर्मित और रूपांतरित होता रहे। हिंदी नाटक की स्थिति में भी ऐसी ही है। इसके स्वरूप निर्माण में भारतीय और पाश्चात्य नाट्य दृष्टियों का योग रहा। अतः भारतीय और पाश्चात्य नाट्य तत्वों की संक्षिप्त जानकारी आवश्यक है। भारतीय नाट्य सिद्धांत संस्कृत के नाटकों के आधार पर नाट्य सिद्धांतों का आधार यूनानी नाटक। पश्चिमी भारतीय आचार्यों ने नाटक के तीन अनिवार्य तत्व माने हैं: वस्तुनिष्ठता और कथा सत्य की दर्शक का पाठक को प्रतीत अथवा अनुभूति। रचना दृष्टि के इस भेद के अनुरूप ही पूर्वी और पश्चिमी नाटकों में अलग अलग तरह की विशेषताएं विकसित हुई। पश्चिम नाटक में द्वंद्व अथवा संघर्ष प्रधानता दी गई और भारतीय नाटक में समरूपता। हिंदी नाटककारों ने ना तो भारतीय नाट्य सिद्धांतों को पूर्णतः स्वीकार किया और ना पश्चिमी नाट्य सिद्धांतों का अंधानुकरण किया। दोनों ही दृष्टियों को अपनाते हुए उन्होंने स्थिति और प्रसंग के अनुसार अपने नाटकों की रचना की है। इस तरह नाटक के तत्वों के भीतर दोनों नाट्य दृष्टियों का समावेश हुआ है। साथ ही परंपरा से छूट लेकर किए गए हैं। तो जो इसका पहला तत्व आएगा वो है कथा वस्तु। कथा का अर्थ है या कार्य व्यापार की योजना।
लेखक अपनी कथा का चयन जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। समाज, राजनीति, इतिहास, मनोविज्ञान आदि किसी को भी वो अपने नाटक का विषय बना सकते हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि नाटक में जीवन की क्रियाशील सजीवता होती है। जीवन की घटनाएं जिस उसमें दृश्य रूप में प्रस्तुत होती है। ऐसी स्थिति में नाटककार जिस तथ्य को चुनता है उसका संपूर्ण घटना व्यापार दृश्य रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नाटक और उपन्यास की तुलना के दौरान हमने बताया था कि उपन्यास का पाठक उसे कई बार बीच में छोड़कर जा सकता है, लेकिन नाटक एक बार में ही देखा जाता है। अतः उसका समय 2-3 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में नाटककार अपने कथ्य का कुछ अंश दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है तथा कुछ की सूचना देता है। जो स्थितियां प्रमुखतया दृश्य रूप में उन्हें दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। शेष आवश्यक स्थितियों और कार्यकलापों की सूचना पात्रों द्वारा प्रस्तुत करता है। इस तरह कथानक में कार्य व्यापार को तरीके से आगे कथानक दो प्रकार का हो सकता है, आधिकारिक और प्रासंगिक। आधिकारिक कथानक का संबंध नाटक के मुख्य कार्य या उद्देश्य से हो। यह कथा नाटक के प्रधान पात्रों से संबंधित होता है। प्रासंगिक कथा का अर्थ है प्रसंगवश आई हुई या इस कथा का सीधा संबंध नायक अथवा नायिका से ना होकर अन्य पात्रों से होता है। किंतु प्रासंगिक कथा नाटक की मूल कथा यानी आधिकारिक कथा से सर्वदा स्वतंत्र नहीं होती। मूल कथा की गति को आगे बढ़ाने में सहायक में कार्य व्यापार के संक्षिप्त नियोजन के लिए प्राचीन संस्कृत आचार्यों ने कार्य व्यवस्था, अर्थ प्रकृतियों और संधियों की व्यवस्था की। इस तरह फल की प्राप्ति की इच्छा से किए गए कार्य की 5 अवस्थाएं मानी गई: आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागत। कथानक को 5 भागों में विभक्त किया गया: बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। नाटक के कार्य व्यापार की सिद्धि के उपायों या स्थितियों से संबंध रखती है। कथा वस्तु का स्थान नाटक में बहुत विशेष है, इसीलिए सबसे पहले कथा वस्तु का ही नाम आता है तत्वों में। ये नाटक का पूरा घटना चक्र कथा वस्तु में ही आता है। इसकी सीमा में नाटक की स्थूल घटनाओं के साथ पात्रों के आचार समावेश जयशंकर प्रसाद के नाटक आपने पढ़े होंगे या नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ना जरूर। उनकी चंद्रगुप्त नाटक का अध्ययन अगर आप करें तो आप देखेंगे कि इस नाटक में 3 प्रमुख उन्मूलन और प्रमुख घटनाएं थी। एक तो है अलकेंद्र का आक्रमण, एक है नंद वंश का उन्मूलन और तीसरा है सैलूकस का पराभव। इस नाटक की घटना जो कथा वस्तु है वो बहुत घटना बाहुल्य है, मतलब बहुत सारे 3 तरह की घटनाएं हो गई। चंद्रगुप्त नाटक में नंद वंश के उन्मूलन से चंद्रगुप्त के राज्य अभिषेक तक बहुत सारी घटनाएं हैं। नाटक में दोनों प्रकार की घटनाएं होती हैं। जो घटनाएं मंच पर दिखाई जाती है उन्हें दृश्य तथा जिनकी केवल सूचना दी जाती है उन्हें सूच्य कहते हैं। नाटक की वस्तु ठोस और सुसंबद्ध होनी चाहिए। नाटक की घटनाएं, प्रसंग या स्थितियां परस्पर सुसंबद्ध हो, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करती हूँ। ये नहीं है कि अभी आपने नाटक का एक भाग रख दिया उसके बाद फिर उसमें कुछ भी आपने आगे डाल दिया, ऐसे नहीं होता है। मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से जो सारी जो घटनाएं हैं सिस्टमेटिक तरीके से आगे की तरफ चलती गई। नाटक के पहले जो हम अभी आपको बता रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो चंद्रगुप्त नाटक है उसके पहले अंक में ही तक्षशिला के गुरुकुल में युवाओं की टोली द्वारा राजनीतिक क्रांति का प्रयत्न दिखाया है।
वहीं से मैत्री, प्रेम और विरोध का आरंभ होता है। फिर विपक्षी दल का परिचय मिलता है, क्रमानुसार विरोधी दलों का सामना होता है और विरोध की जटिलता बढ़ती है। नाटक की कथा वस्तु के विकास की दृष्टि से डॉक्टर गोविंद चातक ने इसके 5 भाग स्वीकार करे हैं। प्रारंभ, नाटकीय स्थल, बल, चरण सीमा और परिणति। प्रारंभ क्या होता है? नाटककार को प्रारंभ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस भाग में नाटक की कथा वस्तु हमारे सामने आती है। इसका प्रारंभ कौतूहल एवं जिज्ञासा युक्त होता है। चंद्रगुप्त नाटक का आरंभ ही कौतूहलपूर्ण है। पाठक नाटक को पढ़ने के लिए आकर्षित होता है। नाटक का अगर ये नाटक की बात करें तो इसका प्रारंभ अच्छी तरह से होता है। दूसरा इसका मेन तत्व वो भाग बताया है नाटकीय स्थल। कथा के वे भाग जिनमें घटनाएं ऐसा मोड़ लेती हैं जिनकी दर्शकों को पहले से कल्पना नहीं होती और जिनसे वो कौतूहल का अनुभव करता है, नाटकीय स्थल कहलाते हैं। कथा वस्तु के इस भाग में नाटक के पात्र परिस्थिति वश उलझे रहते हैं। नंद द्वंद्व अगर देखें, जो पाठ बता रहे हैं उसमें द्वंद्व अगर देखें तो नाटक में द्वंद्व का बहुत विशेष महत्व होता है। द्वंद्व बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। जैसे जो मैंने बताया अभी चंद्रगुप्त प्रसाद जी का, इसमें दोनों प्रकार के द्वंद्वों का बहुत ही सुंदर रचना की गई है। इसमें जो भी योजना है द्वंद्व की, उसमें पात्रों का संघर्ष देखने को मिलता है। जहां पर संघर्ष होता है वहां द्वंद्व अपने आप ही जन्म ले लेता है। अगर इसकी चरम सीमा माने तो द्वंद्व के परिणाम स्वरूप नाटक चरम सीमा पर पहुंचता है। चंद्रगुप्त में चाणक्य की कूटनीति से नंद वंश का नाश हुआ। सिलुकस और चंद्रगुप्त की मैत्री से युद्ध समाप्त हो जाता है। हति शांति का अनुभव होता है। परिणति देखें तो नाटक के परिणति यानी जो अंत होता है, लास्ट जो कहते हैं ना कि जो परिणाम, तो नाटक के अंतिम भाग में परिणति की योजना की जाती है। अंत में नायक फल की प्राप्ति करता है और कोई जिज्ञासा शेष नहीं रह जाती। चंद्रगुप्त को राज्य और नायिका की प्राप्ति तो होती ही है, वो भारत को शत्रुओं के भय से मुक्त कराने में भी सफल होता है। और ये सिर्फ मैंने चंद्रगुप्त तक इसलिए दिया कि आप लोगों की समझ में आ जाए। एक बार चंद्रगुप्त नाटक जरूर पढ़ना, बहुत अच्छा है। अगला अगर हम इसका तत्व देखें तो इसमें पात्र पात्र नाटक का दूसरा पहलू है। और इसको नाटक में वैसे तो देखा जाए तो नाटक संख्या अधिक होती है। सामान्यतः एक या दो पात्र ऐसे होते हैं प्रमुख होते हैं। किसी नाटक के प्रधान पुरुष पात्र को नायक कहा जाता है और प्रधान अथवा मुख्य स्त्री को नायिका कहा जाता है। चरित्र प्रधान नाटक में व्यक्तिगत वस्तु एक ही पात्र की होती है। ठीक है? उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद का, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने नाटक ज्यादा लिखे हैं इसीलिए मैं उनके नाटकों का उदाहरण दे रही हूँ। उनका है ध्रुव स्वामिनी। ये तो शायद आपने पढ़ा जरूर होगा क्योंकि बहुत प्रसिद्ध नाटक है। इसमें प्रधान पात्र ध्रुव स्वामिनी है, नायक है चंद्रगुप्त है। नाटक का सारा कार्य व्यापार उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है और अंत में फल की प्राप्ति भी उन्हीं को होती है। वो नायिका प्रधान नाटक होने के कारण स्वामी इस नाटक का प्रमुख पात्र स्त्री का है। नाटक में चरित्र के विकास के लिए नाटककार पात्रों के अनुरूप संवाद योजना करता है। पात्रों के वार्तालाप द्वारा उनके चरित्र को उजागर किया जाता है। पुराने नाटकों के में पात्रों के मानसिक सोच विचार के लिए विधि अपनाई जाती है जिसे आकाश भाषित कहा जाता है। पात्र दर्शकों के सुविधे के लिए स्वयं ही जोर से पूछ लेता है क्या कहा, अमुक बात, फिर स्वयं ही उस प्रश्न का उत्तर भी दे दे। समकालीन नाटकों में वैज्ञानिक उपकरणों से इसे भिन्न रूप में प्रस्तुत करें।
जो अधिक युक्ति सतत प्रतीत होता है। पात्रों के कार्य एवं उनके पारस्परिक वार्तालाप से उनके चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। जब कोई पात्र किसी अन्य पात्र के विषय में कोई बात कहता है तो उससे भी चरित्र चित्रण में सहायता मिलती है। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के चरित्र को देखना, उसके कार्य से ही नहीं, उसके विषय में अन्य पात्रों के कथनों से भी उसकी वीरता पर प्रकाश पड़ता है। द्वंद के लिए वो सदैव प्रस्तुत रहता है, वो स्वाभिमानी है, वो दृढ़ प्रतिज्ञ है, अपने इष्ट साधन के लिए वो साधन जैसे यशस्वी की सहायता को स्वीकारता है। शत्रु पक्ष भी उसकी वीरता के विषय से। नाटक के अपने सभी तत्व जो होते हैं वो पात्रों के माध्यम से व्यक्त पाते हैं। उनके आचार व्यवहार और वार्तालाप से नाटक की कथा वस्तु निर्मित होती है। नाटक का प्रधान पुरुष पात्र नायक कहलाता है और प्रधान स्त्री पात्र नायिका, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। नायक और नायिका के अतिरिक्त भी बहुत सारे पात्र होते हैं, इनमें से कुछ नायक के संगी पात्र होते हैं और कुछ प्रतिकूल विरोधी पात्र। प्रमुख विरोधी पात्र खलनायक या प्रतिनायक कहलाते हैं। आप देखते हो विलन होता है, फिल्मों में जाते हो आप देखते हो कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलेन होता है। तो विलेन के बिना तो नाटक पूरा ही रहेगा, विलन तो होना ही होना है, ये तो कहानी आगे बढ़ेगी बढ़ेगी कैसे। इन पात्रों के अलावा एक और विशिष्ट पात्र नाटकों में होता है जिसे विदूषक कहते हैं। विदूषक भारतीय तथा पश्चिमी दोनों ही नाट्य परंपराओं में मौजूद है। अंग्रेजी में इसे क्लोन भी कहा जाता है। शेक्सपियर के नाटकों में इसे फूल भी कहा जाता है। विदूषक हास्य व्यंग्य की दृष्टि के अलावा समग्र नाट्य व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाता है। अपने बेडौल रूपक से और किशोर स्वभाव से दर्शकों का मनोरंजन करने के अलावा वो नायक का मित्र और सहयोगी होता है। उसकी भूलों पर व्यंग करता है और जरूरत के वक्त उसकी मदद भी करता है। आधुनिक नाटकों में विदूषक को एक अलग पात्र के रूप में प्रस्तुत करना जरूरी नहीं रह गया है। प्रधान या बड़े पात्र में से किसी एक से विदूषक का पूरा कमा लिया जाता है। बहुत से नाटकों में विदूषक की भूमिका होती ही नहीं है। पात्रों की संख्या के संबंध में नाटक में कोई निश्चित नियम नहीं होता। कथा वस्तु की आवश्यकता के अनुरूप पक्षों की योजना की जाती है। इतना ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि उतने ही पात्र रखे जाए जितने कार्य व्यवहार के विकास के लिए जरूरी है। कोई भी पात्र फालतू प्रतीत नहीं होना चाहिए। इसी तरह पात्रों की संख्या इतनी अधिक ना हो जाए कि नाटक के समग्र प्रभाव में विघ्न पड़ जाए अथवा रंगमंच पर पात्रों की भीड़ दिखाई। कथा वस्तु की आवश्यकताओं के अनुरूप पक्षों की योजना भी की जाती है। घटनाओं की आवश्यकताओं के हिसाब से पात्र होने चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि पात्रों के कार्य से कथानक विकसित हो और वे कथानक के अनिवार्य अंग हों। नाट्यशास्त्र में नाटक के विशिष्ट उद्दात गुणों की चर्चा की गई है। पश्चिम की प्राचीन नाट्य परंपरा भी नायक में श्रेष्ठ गुणों की अपेक्षा करती है, किंतु आधुनिक नाटक इस तरह की बंदिश को स्वीकार नहीं। महान नायक को झटकते हुए सामान्य मानवीय दुर्बलताओं का कराया है। अब अगर हम इसका दूसरा तीसरा तत्व देखें तो वो है परिवेश। परिवेश नाटकों का महत्वपूर्ण तत्व है। परिवेश से मतलब होता है देश। नाटक में प्रस्तुत घटनाएं वर्णित न होकर प्रत्यक्ष रूप से सामने किसी भी नाटक जो वर्णित घटनाएं होती हैं उनका किसी स्थान एवं काल से होता है। नाटक में यथार्थता, सजीवता, स्वाभाविकता लाने के लिए आवश्यक घटनाओं का यथावलेश चित्रित करें। ग्राम नाटक में ग्राम के परिवेश का चित्रण आवश्यक है, जैसे घर, नदी, नाले, खेत, खलियान, प्रकृति और लोगों का पहनावा, चाल ढाल गांव के अनुसार हो। उसी प्रकार यदि घटना शहर की है तो वहां के वास्तविक परिवेश का चित्रण स्वाभाविक होगा। नाटककार के लिए समय या काल का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।
उदाहरण के लिए जैसे मैं फिर आपको जब नाटक का एक उदाहरण देती हूँ कि इसमें सिकंदर के आक्रमण के समय, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, उसके समय भारत की राजनीतिक स्थिति का यथार्थ किया गया। इसमें छोटे छोटे राज्यों में परस्पर शत्रुता थी। नंद ही शक्तिशाली राजा था। नाटक तत्कालीन धार्मिक स्थिति का भी तक्षशिला समय सिद्ध शिक्षा केंद्र था, उसका भी इसमें यथार्थ चित्रण हुआ है। कथानक चाहे प्राचीन काल से संबद्ध हो या समसामयिक, नाटक में वो वर्तमान के रूप में ही मतलब जिस समय समाज और परिस्थिति को लिया गया हो, वो हमारे सामने साकार हो उठी जाए। उस कालखंड विशेष का समय, परिवेश, उसकी सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, लिबास, रहन सहन और वैचारिक सरोकार की जीवंत अनुभूति नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से होनी चाहिए। साथ ही उनकी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता भी स्थापित होनी चाहिए। परिवेश की सृष्टि नाटक के तथ्य, घटनाओं, पात्रों के रूप, वेश, विन्यास, भाषा, संवाद, शैली, मंच सज्जा आदि सभी के द्वारा की जाती है। और थोड़ी देर के लिए हम इस नाटक के समय, समाज और स्थिति में प्रवेश करेंगे। इस बार में परिवेश की स्थिति उपयुक्त होगी। तो प्राकृतिक वर्णन है तो प्राकृतिक चित्रण, अगर कुछ धर्म का दिखाना है तो किसी मंदिर या मस्जिद का चित्रण, अगर कहीं ऐतिहासिक चीज दिखानी है तो वो राजमहल टाइप का बनाकर उसमें रंगमंच का तो वैसा प्रस्तुतिकरण होते हैं। प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से भी नाटक की कई शैलियां होती हैं। अब ये अलग बात है कि आज का जो दौर चल रहा है उसमें कौन सी शैली को अपनाना चाहिए। अगर हम भाषा और शैली संवाद की बात करें तो शैली, अगर चलो शैली ही देखते हैं, नाटक की कई शैलियां होती हैं। भाषा की बात करते हैं अभी, तो जैसे गली मोहल्लों में बिना रंगमंचीय उपकरणों की सहायता से खेले जाने वाले नाटकों की नुक्कड़ शैली, कविताओं पर आधारित नाटक या ऐसे नाटक जिनमें काव्य या गीत तत्व की प्रमुखता हो। आजकल नाटक और रंगमंच में विभिन्न थे एवं पाश्चात्य नाट्य शैलियों के संरक्षण के उपयोग भी किए जाते हैं, जिन्हें किसी एक शैली में रखना बिल्कुल संभव नहीं है। वास्तव में नाट्य शैली का जो निर्धारण होता है उसी समय हो जाता है जब नाटककार नाटलेख की रचना करता है, क्योंकि नाटककार की रचना प्रक्रिया में रंगमंच भी शामिल रहता है। नाटक की किस्म में नाटककार उस पहलू के रंगमंच को देखते हुए देखना है। भाषा की बात करें तो वो नाटक में भाषा को बड़ी गंभीरता है। दृश्य विधा के कारण नाटक में हमारा भाषा में जीवित साक्षात्कार हो। नाटककार के लिए ये आवश्यक है कि अपनी रचना में वो ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो जो स्वाभाविक, रोचक हो, सजीवता हो, जिसके अंदर विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे अ, अगर वो ऐतिहासिक है तो थोड़ा उसमें संस्कृत का भी आ जाएगा, तो कोई उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी नहीं आएगी। नाटक स्वाभाविक बातचीत के रूप में है, जहाँ उसके मौखिक रूप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिखित भाषा और मौखिक भाषा के स्वरूप प्रभाव भयंकर होता है, किंतु नाटक में दोनों का समन्वय अपेक्षित होता है। जो बात पात्र कहे वह दर्शक को तुरंत समझ
साथ ही उसमें सकारात्मकता भी हो जो दर्शकों को प्रभावित कर सके। यानी किसी भी गंभीर या महत्वपूर्ण बात को पूरी सहजता और स्पष्टता से इस प्रकार कहा जाए कि उसकी बोलचाल की किस्मत। दूसरी ओर इससे एक अन्य महत्वपूर्ण अपेक्षा और की जाती है, वो ये कि पात्र अनुकूल तथा परिवेश के अनुकूल, यानी पात्रों के गुण, स्वभाव, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक हैसियत, मानसिक दशा के अनुकूल हो। तथा जिस समय और समाज के वे पात्र हो, उस समय और समाज के अनुकूल। किसी भी कृति में तथ्य को प्रस्तुत करने का ढंग शैली कहलाती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि शैली नाटक का महत्वपूर्ण तत्व होती है। शैली के कई भेद हैं, जैसे प्रतीकात्मक शैली, वास्तविक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, विचार परक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली, भावनात्मक शैली, प्रसन्न शैली, पांडित्यपूर्ण शैली, तो कई शैलियां होती हैं। तो कृष्ण प्रसाद जी के संग को नाटकपूर्ण शैली, व्यंग्यपूर्ण शैली आदि शैली का उपयोग हुआ है। संवाद अथवा कथोपकथन कथोपकथन को नाटक का प्रभाव कहा जाता है। उसके बिना नाटक हो ही नहीं सकता। हमारे जीवन में वाणी का जो महत्व है वो नाटकों में संवाद का। नाटक के विभिन्न पात्र एक दूसरे से जो वार्तालाप करते हैं वही संवाद कहलाता है। संवादों के द्वारा नाटक की कथा आगे बढ़ती है, नाटक के चरित्रों पर प्रकाश पड़ता है। नाटक में जो कथन होते हैं वो संवादों के माध्यम से ही होते हैं। कथन में पात्र स्वयं से ही बात, कभी कभी ऐसा होता है कि स्वगत कथन जो होते हैं उसमें पात्र स्वयं से ही बात, उनके पात्र की मानसिक स्थिति से। किंतु आवश्यकता से अधिक लंबा स्वगत कथन नाटक में शिथिलता ला देता है। नाटक दृश्य विधा है, दर्शक रंगमंच पर नाटक का अभिनय होते हुए देखते हैं। इसलिए नाटक के संवाद रंगमंच की विशेषताओं के से युक्त होना चाहिए। पात्रों का व्यवहार वाणी दर्शक तक पहुंचाती है। पात्रों के चरित्र के उद्घाटन में संवादों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी पात्र के वचनों से उसके अपने बारे में परिचय मिलता है। यह जानकारी सदैव ही सीधी और स्पष्ट नहीं होती। लेखक सदैव भाषा की अभिधा शक्ति से नहीं लेता, वो व्यंजनात्मक और लाक्षणिक ग्रंथ से भी बात कर रहा है। संवाद को नाटक की तस्वीर और संवाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवाद इतने लंबे नहीं होने चाहिए कि भाषा के मौखिक रूप यानी बोलने की दृष्टि से अस्वाभाविक लगे और दर्शक उबने लगे। ना ही इतने विचार बोझिल होने चाहिए कि अस्पष्ट हो जाए। उनमें बोलचाल सहजता अपेक्षित है। ये बात नहीं नाटक के संवाद में रोजमर्रा की साधारण वार्तालाप की तरह है। गौर करने की बात यह है कि दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न स्थितियों और स्तरों पर हमारी बातचीत का स्वरूप और शैली भिन्न भिन्न होते हैं। कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, मित्र मंडली, विचार गोष्ठी आदि जैसे विभिन्न स्थलों पर हमारी भाषा और वार्तालाप। इसी तरह अध्यापक, डॉक्टर, राजनीतिक नेता, संगीतज्ञ, साहित्यकार, न्यायाधीश, दार्शनिक, विचारक, मजदूर, किसान, व्यापारी आदि विभिन्न सामाजिक हैसियत के लोगों की बातचीत में अपने अपने ढंग की विशिष्टता है। और यदि नाटककार जीवन के इस वैविध्य को भली भांति देखता और अनुभव करता है तो उसके नाटकों में संवाद यथार्थ हो जाते हैं। संवादों की प्रस्तुति पक्ष भी नाटक में बड़ी महत्वपूर्ण है। लेखक को चुनना होता है कि समग्र कथा कौन सा अंश दृश्य और मौखिक में सर्वाधिक प्रभावपूर्ण हो सके। संवादों में स्वाभाविकता के साथ बातचीत की कुशलता भी होनी चाहिए। रंगमंच पर नाटक की सफलता या असफलता का आधार काफी हद तक उसके संवाद पर होता है।
भारतीय नाटकों में 3 प्रकार के संवादों की चर्चा की गई है। सर्व, सर्व, श्राव्य, निःश्राव्य, अश्राव्य। संवादों की जो तीनों श्रेणियां हैं वो मंच पर उपस्थित अन्य पात्रों के सुनने की दृष्टि से निर्धारित की गई है। दर्शक ये तीनों तरह के संवाद सुनते हैं। सब श्राव्य मंच पर उपस्थित पात्रों के सुनने के लिए होते हैं। इसे स्वगत कथन भी कहा जाता है। हालांकि इसे मनोविज्ञान की दृष्टि से ज्यादा प्रभावपूर्ण नहीं माना जाता। और हम इसकी अभिनेता पर चर्चा करें तो अभिनेता तो मेन है ही, क्योंकि अगर अभिनेता और अभिनेत्री नहीं होंगे, जो हम एक्टिंग करते हैं, अभिनेता यानी एक्टिंग करना है, अगर एक्टिंग ठीक से नहीं हो, अभिनेता अगर ठीक से नहीं होगी, तो सारा जो नाटक का जो जो मेन मुख्य जो चीज है वो गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी नाटककार नाटक की रचना रंगमंच पर खेले जाने के लिए करता है। रंगमंच पर खेला जाकर ही एक नाटक पूर्ण होता है। रंगमंच पर नाटक की प्रस्तुति जिस व्यक्ति के निर्देशन में सक्षम होती है उसे निर्देशक कहते हैं। निर्देशक रंगमंची उपकरण अभिनेताओं के द्वारा इस नाटक को प्रेक्षकों के सामने, मतलब प्रेक्षक यानी नाट्य दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है। इस प्रकार एक नाटक की यात्रा नाटककार से आरंभ होता है। निर्देशक एवं अभिनेताओं से होती है, प्रेक्षकों तक पहुंचती है। रंगमंचीयता अथवा अभिनेता को नाटक का प्राण माना जाता है। पात्रों की आकृति, आयु, वेशभूषा, ये सब का उल्लेख नाटककार पोस्टर में करता है। प्रश्न क्या है? इसकी मंचीयता या रंगमंच सफलता होने की क्षमता नाटक का अनिवार्य अंग है। अन्य साहित्यिक विधाओं की रचना लिख दिए जाने पर पूर्ण हो जाती है, किंतु नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत होकर पूर्ण होता है। इस तरह नाटक और रंगमंच में एक निश्चित संबंध होता है। जो प्रति रंगमंच पर सफलता पूर्वक नहीं किए जा सकते अथवा जो दृश्य रूप में प्रभावपूर्ण नहीं है, उसे नाटक नहीं कहा जा सकता, भले ही वो संवादों के रूप में क्यों ना लिखी गई हो। इसीलिए नाटक में रंगमंची संभावनाएं होनी चाहिए। यद्यपि रंग प्रस्तुति एवं सामूहिक कला है, किंतु इस सामूहिक कला के लिए मूल आधार नाटककार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नाटक ऐसी होनी चाहिए कि दृश्य रूप में प्रस्तुत और प्रभावी हो सके। अभिनेता जो अभिनय करता है वो अभिनय 4 तरह का होता है। आंगिक यानी शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा, वाचिक यानी बोलकर, वाणी द्वारा यानी संवाद बोलकर, और सात्विक विविध भाव की हाव भाव द्वारा अभिव्यक्ति, वेशभूषा, श्रृंगार और सासत द्वारा नाटक की स्थितियों और संवाद ऐसे होने चाहिए कि अभिनेता उन्हें सहज ही आत्मसात कर सके और स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत कर सके। संवाद बोल देना ही अभिनय की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होता। उनके अनुकूल शारीरिक, मानसिक चेष्टाएं और भावों का अभिनय अपेक्षित है। इसके लिए लेखक द्वारा दिए गए रंग निर्देश सहायक होते हैं। रंग निर्देश ऐसे हो कि अभिनय को अधिक सजीव बनाने में रंग प्रयोग के सहायक हो सकते
दृश्य परिवर्तन इस तरह ना हो कि मंच पर साज सज्जा हो, बार बार बदलने की आवश्यकता पड़े। विभिन्न सुदूर स्तरों को एक के बाद करके करने से गड़बड़ी हो जाती है। प्रश्न संख्या भी बहुत ठीक ना हो, अंक विभाजन और दृश्य विभाजन समुचित हो। आजकल बहुत से नाटककार बार बार दृश्य परिवर्तन को नहीं समझते और केवल अंक परिवर्तन ही प्रस्तुत करते हैं। संकलन त्रय यानी स्थान, काल और कार्य की एकता की योजना भी मंचन की सुविधा की दृष्टि से अपेक्षित मानी जाती है। यदि नाटककार ने इस वचन को सहज स्वीकार की है, पश्चिम की इस संकल्पना की स्वयं शेक्सपियर ने ही नहीं मानी। इसका अगला तत्व है प्रतिपाद्य का उद्देश्य। किसी भी रचना के पीछे रचनाकार की दृष्टि निहित होगी। रचना जिस उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को लेकर लिखी जाती है, रचनाकार उसके माध्यम से जो कुछ कहना चाहता है वही उस रचना का प्रतिपाद्य होता है। प्रतिपाद्य के आधार पर ही प्रतिपाद्य उसकी गुणवत्ता निर्धारित होती है। उसमें ही मानवीय मूल्य और संवेदना उसकी प्रासंगिकता निर्धारित करते हैं। लेखक की अनुभूति में पाठक की अनुभूति के लगातार होने की पश्चिम के नाट्य सिद्धांतों में करुणा और त्रास के माध्यम से विवेचन या भाव परिष्कार करना त्रास इन दोनों दृष्टियों से नाटक के उद्देश्य को केंद्र में रखकर चलती है। आधुनिक नाटककारों ने सिद्धांतों के जटिल बंधन को अस्वीकार कर दिया, किंतु किसी भी नाटक में जो अनुभूति और जीवन सत्य प्रतिपादन किया गया है समझ के लिए किस दृष्टि से प्रासंगिक अथवा उपयोगी है, इस प्रश्न का क्षमा कीजिएगा उपयोगी है, इस प्रश्न का उत्तर ही उस नाटक के गुण को निर्धारित करता है। उसमें प्रस्तुत भाव, बोध, बना स्थितियां, परिस्थितियां और वास्तविकताएं जीवन के किन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों या समस्याओं को जिस हद तक उजागर करती हैं, उन पर सोचने के लिए मजबूर है। ऐतिहासिक नाटकों में प्रतिपाद्य और भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। इतिहास की घटना की पुनरावृत्ति मात्र लेखक का उद्देश्य नहीं होता, उसके माध्यम से लेखक वर्तमान के भी किसी प्रसंग, समस्या, परिस्थिति को उजागर करता है। किसी नाटक में प्रतिपाद्य यानी उद्देश्य को समझने और उसका मूल्यांकन करने के लिए नाटक को ध्यान से पढ़ना या मंच पर उसकी प्रस्तुति बहुत आवश्यक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई नाटक अ, आप देख कर आ गए हैं, आप जरूर उसका उद्देश्य, अगर आप उसको सही से देख कर रहा है, समझ जाएंगे कि उस नाटक का क्या उद्देश्य है। नाटककार ने जब नाटक लिखा होगा तो उसका उद्देश्य क्या था, क्यों लिखा उसके लिए। तो जब हम उसको ध्यान से देखते हैं अभिनय होते हुए तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। हालांकि पढ़ने के बाद भी आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि नाटक का उद्देश्य क्या रहा होगा, लेकिन यदि आप देख कर आते हैं तो और अच्छे से उसका अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह से आपने देखा इसके सारे तत्व, और कथा वस्तु, संवाद, पात्र चरित्र चित्रण, पात्र या चरित्र चित्रण, भाषा शैली, अभिनीयता, तो उद्देश्य, ये सभी तत्वों को अपनी चर्चा का विषय बनाने के बाद
मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को इसके तहत ये बात समझ में आ गई है। हम अपने अगले व्याख्यान में इस इसका अगला जो शीर्षक है उस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।